हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने परम्यूटेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन भी दिया था और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इस वीडियो में परम्यूटेशन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, लाइक परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ परम्यूटेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। उससे हमारे लिए परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो जैसे कि इसमें आपका पहला पॉइंट है, व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड टेकिंग आर एट ए टाइम एंड सपोज देयर इज़ अ कंडीशन दैट वी हैव टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे सपोज करो हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट, ओके, और हमें आर एट ए टाइम लेना है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि इसमें हमें ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो वी हैव आर वैकेंट प्लेस। ओके, ये हमारे पास आर वैकेंट प्लेस है और हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है। ओके, एक ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा इसमें इंक्लूड करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? लेट सपोज करो जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेस पर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक प्लेस तो फुल फिल हो गई। ओके, तो बाकी की जो प्लेस बची, तो बाकी की कितनी प्लेस बची? एक्चुअली R-1। ओके, और इसमें से एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर ये कितने बचे? N-1। तो इसको अरेंजमेंट के कितने वे होने चाहिए? N-1 PR-1। ओके, इसी तरह से ये हो सकता है जो इसका दूसरा केस बनेगा, केस नंबर ये हो गया 1। इसी तरह से जो केस नंबर 2 होगा वो इसी तरह से आपका, सपोज करो ये आपका दूसरी प्लेस में है। ओके, और दूसरी प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट है वो आपका फिक्स है, और यहाँ पर आपकी कितनी प्लेसेस हैं? टोटल आर प्लेसेस हैं, तो अब कितनी बचेगी? R-1, और इसमें जो आपके पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं? N-1। तो इसको भी अरेंजमेंट के कितने वे होंगे? N-1 PR-1। तो इसी तरह से पहली प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसी तरह से हर प्लेस में अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट यानी कितने केस बन सकते हैं? ऐसे टोटल R केस बनेंगे। यानी ऑब्जेक्ट आपका पहली केस में फिक्स हो सकता है, पहली प्लेस में फिक्स हो सकता है, दूसरी प्लेस में फिक्स हो सकता है, तीसरी प्लेस में फिक्स हो सकता है। तो ऐसे हम देखा जाए तो टोटल आपके आर केसेस बनेंगे। तो एक्चुअली इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा R-N-1 PR-1। तो ये फॉर्मूला है व्हेन we have to find the number of permutation of n objects taking r at a time when a particular object is always included। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R-N-1 PR-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है सेकंड पॉइंट। अब इससे पहले हम हमेशा क्या कर रहे थे? एक ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड कर रहे थे। अब यहाँ पर बारी आएगी व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, यानी आपने उसको रखना ही नहीं है। तो फिर अगेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, और हमें वी आर टेकिंग देम आर एट ए टाइम एंड वी हैव टू फाइंड अ परमुटेशन when a particular object is always excluded। तो सपोज करो ये बहुत सिंपल है, ये पहले वाले से सिंपल है। तो अब आप ये देखिए आपके पास आर प्लेसेस हैं, ओके, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है ना, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इसमें चुनना ही नहीं है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट आपके पास कितने रह जाएंगे? N-1। तो N-1 ऑब्जेक्ट में से आर प्लेसेस को भरने के कितने वे होंगे? तो कितने वे होंगे? ये हो जाएंगे N-1 PR। Okay, so this is the formula which you have to remember that when a particular object is always excluded। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। when the number of permutation of n different object taking r at a time when the two specified object always occurs together। okay, यानी आपके पास फिर से n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर टेकिंग देम आर एट ए टाइम, एंड यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा साथ में ऑकर हो। ओके, वो हमेशा क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। तो देखिए इसको हम समझ सकते हैं कैसे। फिर से हमारे पास एक बॉक्स है, ओके, ये आपके पास कितनी प्लेसेस हैं? आर वैकेंट प्लेसेस हैं, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें कह रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट ऑलवेज, लेट सपोज करो ये दो,
ये दो हमेशा साथ रहते हैं। ओके, तो अब ये बताइए जब ये दोनों साथ होंगे तो टोटल आपके पास देखिए यहाँ पर कितने कितने आपके दो, क्योंकि n में से चले गए तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट बचे n-2 और आपकी प्लेसेस कितनी बची r-2। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका n-2 p(r-2), इसको अरेंज के वे। अब आप इसको देख सकते हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक्चुअली दो का कितना बन गया, एक बन गया। आप इसको एक बॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, दो बॉक्स का आपने एक बॉक्स बना दिया। तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये एक बॉक्स हो गया। सपोज करो मैं इन दोनों को मिक्स करके एक बॉक्स बना दिया। ओके, तो यहाँ पर अब ये r की जगह पे कितनी प्लेसेस रह जाएंगी बताइए, r-1। ओके, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस हमने क्या करना है, दो बॉक्स को आपस में मर्ज कर देना। अगर मैं इन दो बॉक्स को आपस में मर्ज कर दूंगा तो ये आपके r की जगह पे कितने रह जाएंगे, r-1। तो अब ये देखिए, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ कितनी प्लेसेस में जा सकता है, ऑफकोर्स r-1। तो एक्चुअली ये आपका कितना हो जाएगा, r-1 n-2 p(r-2). ये तो फॉर्मूला हो गया पिछली तरह, लेकिन अब ये जो बॉक्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके आपस में इंटरचेंज होने के कितने वे होंगे, वो होंगे आपके 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है 2 फैक्टोरियल r-1 n-2 p(r-2). ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ। आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, r वैकेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को हमेशा साथ लेना है। तो एक्चुअली आपके पास दो तो साथ हैं, तो बाकी आपके कितने वे होंगे, बाकियों को अरेंजमेंट के n-2 p(r-2), क्योंकि दो तो आपके यहाँ से यहाँ फिक्स हो गए। अब आप दो का एक बनाओ, ऑफकोर्स ये दो एक हैं, तो आप एक्चुअली जब दो का एक बन गया तो r की जगह पे कितने रह जाएंगे, r-1। और ये r-1 प्लेसेस में एक इधर से उधर अरेंज हो सकता है। तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, r-1 n-2 p(r-2). अब ये जो दोनों हैं ये आपस में भी तो क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, इनको आपस में भी अरेंजमेंट के वे हो सकते हैं। तो वो कितने वे होंगे, 2 फैक्टोरियल। ओके, सो ये जो थर्ड पॉइंट है, the number of permutation taken r at a time when two objects always occurs together, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है, we have to find the permutation when all the objects are not distinct। सबसे अभी तक हम क्या चल रहा था कि जो n आपके एलिमेंट्स थे या ऑब्जेक्ट थे सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो। सपोज करो मैं मान लेता हूँ कि जो n है इसमें p जो आइटम है वो एक तरह के हैं और q आइटम एक तरीके के हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई p प्लस q बराबर आपका क्या होगा, n होगा नहीं होगा। हम ये मान सकते हैं कि भाई n आपके ऑब्जेक्ट हैं, उसमें p एक टाइप के आइटम है और q एक टाइप के, यानी p अलाइक हैं और q भी अलाइक हैं, यानी एक तरह के आइटम है। तो इसका मतलब है कि p प्लस क्यू बराबर n होगा। तो उसको हम अरेंजमेंट के कितने वे हो सकते हैं, तो इसके अरेंजमेंट के कितने वे होंगे, ये हो जाएगा सिंपली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ओके, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कई सारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसको हम फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट सपोज करो आपका जो n है वो p1 प्लस q1, या हम कह सकते हैं p1 प्लस p2 से लेके pn टाइप के अलाइक टर्म से बना हुआ है या अलाइक ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, जहाँ p1 एक टाइप के हैं, p2 एक टाइप के हैं, pn एक टाइप के हैं। तो उनके अरेंजमेंट के वे कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल से लेके pn फैक्टोरियल। यानी सिंपल सी बात है, जो जितने n फैक्टोरियल करना है और जितने अलाइक हैं उनको क्या कर देना, उससे डिवाइड कर देना। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक वर्ड है, इसका नाम है मिसिसिपी। ओके, MISSISSIPPI। ओके, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि इस जो वर्ड है इसको हम कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी दैट कि यहाँ पर जो n है, देखिए आप n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो n की वैल्यू है वो तो है 11। ओके, लेकिन जो n बना है
वो आपका हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आई 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 टर्म एक तरह, यानी हम इसको मान सकते हैं कि भाई p बराबर है 3। ओके, इसी तरह से आपका s है, s यानी या मैं इसको हम सपोज करो मैं p1 मान लेता हूँ, s है 1 2 3 4, यानी p2 आपका कितना है 4, ये 4 एक टाइप के हैं। ओके, इसी तरह से अभी यहाँ पर जो p है, जो p है ये भी आपका 2 बार हो रहा है, तो p3 एक्चुअली कितना है, वो आपका 2 है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p1 आपके 3 टाइप हैं, p2 4 टाइप्स के हैं, p3 आपका 2 टाइप्स में हो रहा है। और जैसे यहाँ पर m है तो m तो एक ही है सिंगल, तो वो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा ये हो जाएगा फैक्ट 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी आपके एल के, यानी जिनका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि परम्यूटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन रिपीट। अब अभी तक क्या होता था कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते थे, उनको हम r प्लेसेस में हमें भरना होता था, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं था, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर रिपीट हो सकता है, तो अगर वो रिपीट हो सकता है सो एवरी बॉक्स हैज़ n चॉइस। देखिए यहाँ पर होता क्या था कि जैसे सपोज करो पहले बॉक्स में n चॉइस है तो अगले वाले में n-1 चॉइस होती थी, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं था। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकते हैं तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स पे भी n चॉइस होगी, दूसरे पे भी n, अगले पे भी n, और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, r टर्म्स तक जाएगा। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, n की पावर r। बहुत सिंपल है। ओके, यानी परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन रिपीट, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n की पावर r। इसको हम पहले भी बॉक्स मेथड की मदद से सॉल्व करना सीख चुके हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। देखिए जब हम बात करते हैं लीनियर परम्यूटेशन की, अभी तक हमारे सारा का सारा जो टॉपिक था वो लीनियर परम्यूटेशन पे बेस्ड था, तो अब सर्कुलर परम्यूटेशन की बात आती है। यानी जब आप बात करते हैं सर्किल की, तो वहाँ पर आपकी एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। जैसे सपोज करो आपको पता है कि भाई जब लीनियर में आपका जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। लेकिन जो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म हो, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, लास्ट पॉइंट भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट पॉइंट या तो फर्स्ट पॉइंट कम हो जाएगा या तो लास्ट पॉइंट कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सपोज वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, we have n objects, okay, and we have to arrange them in a circular permutation, so it will become n-1 फैक्टोरियल। देखिए अगर ये सपोज करो एक लाइन में होते, ये ऑब्जेक्ट अगर आपके एक लीनियर में होते, तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट्स आर डिफरेंट। फर्स्ट पॉइंट जो है और लास्ट पॉइंट आपका डिफरेंट है, तो वो एक्चुअली उसको जो अरेंजमेंट के वे कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वही आपका क्या लास्ट पॉइंट भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसको आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करें, अदरवाइज इसको मैं आपको मैथमेटिकली आपको थ्योरम की मदद से भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है वो आपका कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो सपोज करो अगर 5 लोग हैं, अगर वो सर्किल में बैठे हुए हैं, अगर वो सर्किल में बैठे हुए हैं यानी राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, तो उनको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगर ये 5 लोग एक क्यू में खड़े हैं, अगर ये 5 लोग एक क्यू में खड़े हैं, तो उनके अरेंजमेंट के वे कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ओके। नाउ अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्योंकि अभी मैंने आपको ये चीज़ थोड़ा सा थ्योरेटिकली नहीं बताई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल का भी इम्पैक्ट है। इसमें हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट नहीं है, जैसे इस केस में तो क्या है कि डिफरेंट होगा, ओके, क्योंकि सपोज यहाँ जो बंदा बैठा है वो यहाँ नहीं हो सकता, ओके। इसी तरह से अगर जो बंदा यहाँ पर बैठा हो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे,
यानी अगर हम क्लॉकवाइज, जैसे ये आपका क्लॉकवाइज है और ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा और क्लॉकवाइज का जो अरेंजमेंट है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो इस केस में क्या होंगे, n-1 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, यानी वो फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, अगर उन दोनों की के अरेंजमेंट अगर सेम आते हैं तो उस केस में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ओके, यानी ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। जैसे जनरली जो के जैसे ऑर्नामेंट, हार और ज्वेलरी, इसके केस में जनरली आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, तो जैसे हम कह सकते हैं नेकलेस का केस होता है या बीड्स इन द नेकलेस ना, ठीक है ना, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ गार्डलैंड। तो ये जो होते हैं इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएँ या क्लॉकवाइज जाएँ, दोनों अरेंजमेंट आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, हाफ n-1 फैक्टोरियल। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन के 6 जो कंडीशंस थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इस पर बेस्ड जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द वर्ड बिगिन विथ ई। ठीक है, बहुत सिंपल है। इक्वेशंस के कितने आपके वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसमें पहली कंडीशन है कि सारे के सारे जो वर्ड हैं वो ई से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने वर्ड हैं टोटल, सॉरी कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हैं। ठीक है, 8 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि पहला जो लेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा। ओके, तो ये इसकी प्लेस तो हो गई फिक्स, यानी ये है परम्यूटेशन अंडर कंडीशन। तो बाकी कितने रहे, बाकी आपकी कितनी प्लेसेस रहेगी, 7। तो एक्चुअली उसको अरेंजमेंट के वे कितने हो जाएंगे, 7p7, इट इज़ नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इज अ राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द वर्ड बिगिन विथ ई एंड एंड्स विथ एन। ठीक हो गया, एक लेटर है जो कि ई से स्टार्ट हो और एन पे ख़त्म हो, तो ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इस बार 2 प्लेसेस फिक्स हो गई, तो ई और एन, लास्ट में एन होना चाहिए। तो भाई बीच में कितने बचे, बीच में आपके कितने बचे, आपके 6 बचे। तो यानी कि इसको अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 6p6। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देने वाली है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, जितने भी आपके जो 8 आपके लेटर हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। हमने बताया था कि जब डिफरेंट नहीं होगा तो वो केस आपको भी मैंने आपको बताया है अभी पिछले बारे में। तो यहाँ पर तो ये सिंपल है कि सारे के सारे आपके क्या हैं, डिफरेंट। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कंसोनेंट, यानी शुरुआत में और अंत में क्या हो, कंसोनेंट हो। तो आपको पता है कि भाई 5 आपके वोवल्स होते हैं और बाकी क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वोवल्स कौन कौन से हैं, ये होते हैं A E I O U। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कंसोनेंट है, यू आई मीन टू से ई वोवल्स है, यू वोवल्स है, ए वोवल्स है और आई ओके ये भी वोवल्स है और ओ भी वोवल्स है। तो बाकी जो बचे वो आपके क्या है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो आपके 3 आपके क्या है इसमें, कंसोनेंट है। ओके, तो 3 तो हो गए कंसोनेंट, ठीक हो गया। अब आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग और एंड इसमें आपका क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। तो कितने टोटल आपके इसमें टोटल कितनी प्लेसेस हैं, यानी हम कह सकते हैं कितने लेटर हैं, 8। तो यानी 2 प्लेसेस में तो आपके क्या रहेंगे, कंसोनेंट रहेंगे। और बीच में यानी आपकी कितनी प्लेसेस बची, 6। तो बीच में आपके 6 प्लेसेस में वॉवल्स भी हो सकता है और कंसोनेंट भी हो सकता है। यानी अगर हम इन 2 प्लेसेस की बात करें तो इसमें आपके क्या हो सकते हैं, कंसोनेंट हो सकते हैं। तो कितने में से, 3 में से। तो एक्चुअली इसको अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 3p2। ओके, आपके पास 3 कंसोनेंट है, उनको 2 प्लेसेस में भरना है, तो उसको एक्चुअली वे कितने हो जाएंगे, 3p2। ओके, 2 तो यहाँ भर गए, तो बाकी कितने बचे, टोटल कितने थे, 8।
8 में से 2 तो यहाँ भर गए, तो टोटल कितने बचे 6। तो 6 को कितनी प्लेस में अरेंज करना है, 6 प्लेस में अरेंज करना है। तो एक्चुअली वो कितना हो जाएगा 6p6। तो 3p2 इंटू 6p6 इट इज़ नथिंग बट 6 इंटू 720। सो दैट इज़ 6 दूनी होता है 12 और ये हो जाएगा 4320। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि पहले और लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। तो कंसोनेंट आपके कितने हैं, 3 हैं, 3 में से 2 प्लेसेस में कंसोनेंट लाने हैं। तो यानी कितना हो जाएगा 3p2 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ चले गए तो टोटल आपके लेटर कितने थे, 8 थे, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6। 6 को 6 प्लेसेस में अरेंज करना है, तो उसके कितने वे होते हैं 6p6। बहुत सिंपल है, तो यानी हो जाएगा 6 इंटू 720। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together। कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। 5 boys हैं एंड 3 girls हैं, कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए आप बॉयज़ की बनाइए। देखिए बॉयज़ क्या हैं, B1, B2, B3, B4, B5। तो अब आपको चाहिए कि भाई कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना आए। इसका मतलब है कि गर्ल्स कहाँ हो सकती है, यहाँ 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 यहाँ। ओके, तो गर्ल्स के लिए कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 6 प्लेसेस हैं आपकी, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती हैं। ओके, और बॉयज़ आपके ये हैं। ओके, तो अब आप सीधी सीधी सी बात है कि 6 प्लेसेस में, आपकी 6 प्लेसेस में 3 लड़कियां। ओके, और बाकी की जो प्लेसेस हैं उसमें कौन रहेंगे, बॉयज़ रहेंगे। ओके, तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्लेसेस में आपकी 3 लड़कियां इन्हीं प्लेसेस में आ सकती हैं। तो उसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 6p3। ओके, 6p3 हो गए, और बाकी जो बचे, बाकी क्या बचे, बॉयज़ बचे। तो बॉयज़ को अरेंजमेंट के आपके कितने वे हो सकते हैं, बॉयज़ कितने हैं 1 2 3 4 5। तो उनके जो अरेंजमेंट के वे कितने हो जाएंगे 5p5। बहुत सिंपल है। ओके, तो 6p3 इंटू 5p5 इट इज़ नथिंग बट 6 5 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ 1400। ओके, तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 5 बॉयज़ हैं 3 लड़कियां हैं। आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि नो 2 गर्ल्स सीटेड टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना हो। तो आपको पता है कि भाई ऑल्टरनेट प्लेस पे ही ऐसा हो सकता है। तो ये आपने पहले बॉयज़ लिख लिए, उसके बाद आपने गर्ल्स की प्लेस डिसाइड कर दी, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 प्लेसेस में 3 लड़कियों को रखना है, तो उसके वे कितने हो जाएंगे 6p3। ओके, इनटू अब जो बाकी बॉयज़ बचे, तो लड़कियां तो यहाँ हो गई एडजस्ट, तो बाकी क्या बचे बॉयज़। तो बॉयज़ के लिए 5 प्लेसेस हैं आपकी, तो ये हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5। तो उसको अरेंजमेंट के कितने हो जाएंगे 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ लेटर ऑफ अ वर्ड डॉटर सो दैट, जिसका पहला पार्ट है द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इसके कितने वर्ड ऐसे बन सकते हैं कि जिसमें वोवल्स हमेशा साथ आएँ। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसमें देखिए वोवल्स कौन कौन से हैं, कितने हैं 1 2 और 3, यानी ए यू ई, ये तो आपके वोवल्स हैं। अब बाकी जो बचे वो कौन कौन से हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो डी जी एच टी आर। ओके, अब आपसे कह रहा है कि ये हमेशा साथ हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, एक प्लेस, फिर ये दूसरी प्लेस, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो एक्चुअली इसको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे 6 फैक्टोरियल, यानी 6p6। ओके, इनटू अब आपको मैंने पहले ही बताया था ये आपके क्या हैं 3 हैं, ये 3 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो इसको आपस में अरेंजमेंट के कितने वे होंगे 3p3। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वह आ जाएगा 4320। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, व्हेन दे ऑलवेज ऑकर टुगेदर का मतलब ये है कि हमने क्या करना है,
इन तीनों को कोलैबोरेट करके या तीनों को मिक्स करके एक बॉक्स बना देना, तो हमेशा साथ ही रहेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी जाएंगे साथ ही रहेंगे। लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि ए यू ई की फॉर्म में हो, ये हो सकता है ई यू ए बन जाए, तो इसके भी आपस में अरेंजमेंट के 3 फैक्टोरियल वे यानी 6 वे में भी आपस में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द वोवल्स नेवर कम टुगेदर। अब देखिए ये उसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया कि भाई आप डॉटर में आप इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हो कि वोवल्स कभी साथ ना आए। तो अब इसका सीधा सीधा सा फैक्ट क्या होगा कि आप इसके टोटल वे निकाल दो, उसमें से आप क्या कर दो माइनस जिसमें आपके वोवल्स क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो एक्चुअली आपके पास कितने वर्ड हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितने हैं, 8 फैक्टोरियल। आप कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तो आपके क्या होंगे, टोटल वेज होंगे। तो टोटल वेज इसको आपके अरेंज करने के हैं, इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जिसमें वोवल्स ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर। तो अभी हमने पिछला निकाला था, कितना निकाला था, वो निकाला था 4320। तो 4320 और एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 40320 माइनस 4320, सो दैट इज 36000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी मेड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल बाय 4 हो इन डिजिट की मदद से। ओके, और साथ में आपको बता रखा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का ये नियम है, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th और यूनिट, इसको दोनों को मिला के जो लास्ट की डिजिट है वो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ 532 में लास्ट की जो 2 डिजिट है यानी 32 क्योंकि 4 से डिवाइड होता है तो 532 भी आपका क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं 416 क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट आपकी क्या होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो इसी तरह से ये भी नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि इन डिजिट की मदद से जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो आपके ऐसे कितने नंबर बनेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें लास्ट में ऐसे 2 नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड हो। तो देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, 1 2। ओके, तो 1 2 हो गया, तो पहले के जो 2 नंबर है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरह से 1 2 के अलावा देखिए 1 4 होता है, नहीं होता है, 1 5 नहीं होता है, फिर 2 3 नहीं होता है, 2 4 होता है, 2 4 आपका होता है। तो इसको भी एक्चुअली आगे से कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। इसी तरह से आपका 2 5 नहीं होता है, फिर इस तरह से 3 1 3 2, यस 3 2 हो सकता है, तो 3 2 और फिर इसके आगे कोई भी 2 डिजिट कोई भी हो सकती है इनमें से। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3 2 इसके बाद 3 4 नहीं होता, 3 5 नहीं होता, 4 में से 4 1 नहीं होता, 4 2 4 3 4 5 कोई भी नहीं होता, तो 5 1 5 2, देखिए 5 2 हो जाता है, तो 5 2 भी आपका डिविजिबल है। तो टोटल आपके कितने वे हैं, एक्चुअली ये 4 ही वे हैं। ओके, तो टोटल तो आपके कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर तो यहाँ हो गए, 2 नंबर यहाँ हो गए, 2 नंबर तो यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने बचे, टोटल 3, और यहाँ कितने चाहिए, 2, तो इसको अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 3p2। तो टोटल आपके कितने 4 वे हैं, तो 4 इंटू 3p2। तो एक्चुअली ऐसे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इज नथिंग बट 24। सो देयर आर 24 नंबर या 24 numbers which are of 4 digit can be made by using these digit which are divisible by 4. Okay friends, next question है कि how many words can be or how many different words can be arranged from this word इलाहाबाद। ओके, तो पहला इसका जो सेक्शन है वो तो बहुत इजी है, हमने देखा है कि यहाँ पर सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। तो इस केस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पहले काउंट करो, तो एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक्चुअली आपका कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल।
डिवाइडेड बाय जितने भी अलाइक्स हैं, तो अलाइक्स टर्म है उनसे आप डिवाइड कर देंगे, तो या अलाइक आपके लेटर हैं उनसे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, सो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद एल भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7560। ओके, तो यहाँ से पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी वे द वोवल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन। अब यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है कि जो वोवल्स हैं इसमें वो इवन पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ओके, तो आपकी इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, ये आपकी 4 आपकी क्या है इवन प्लेसेस हैं, आप देख सकते हैं। अब इवन प्लेसेस में आपके वोवल्स ही होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोवल्स कौन कौन हैं, वो हैं ए ए ए ए, तो आपके 4 वोवल्स हैं। ओके, 4 वोवल्स हैं और आपकी 4 प्लेसेस हैं, तो उसको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे, डेफिनेटली 4 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन यहाँ पर जो देखिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों के चारों आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, इनटू, अब बाकी क्या बचा, बाकी आपके बचे, बाकी जो ये तो इवन प्लेसेस हो गई, तो ये 4 तो यहाँ चले गए, तो बाकी कितने बचे, 1 जो आपके वोवल्स को छोड़ के, तो कंसोनेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5, तो इसको एक्चुअली वे कितने होंगे इसके अरेंजमेंट के 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो एल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 60। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि आपने इस तरह से इसको अरेंज करना है कि जो वोवल्स हैं दे ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 वाली, यानी ये सारी आपकी इवन। तो इस इवन प्लेस में आपके वोवल्स आने, तो वोवल्स आपके क्या हैं, ए हैं, वो भी 4। ओके, 1 2 3 4, तो इसको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू अब बाकी जो बचे वो कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसके एक्चुअली वे कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ओके, इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम्स टूगेदर। ठीक हो गया। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि एल कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि पहले हम निकालेंगे जिसमें हम एल हमेशा क्या रहता है, साथ रहते हैं। तो एल अगर हमेशा साथ रहते हैं तो हम एक काम करेंगे, इस एल को हम 1 बना लेंगे। ठीक हो गया। तो इसके जब एल हमेशा साथ रहते तो इसके वे कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब ये कितने लेटर बन गए, अब आपके कितने रह गए, पहले कितने थे 9 थे, अब ये दोनों मिलके 1 बन गए, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, इसको अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और इसमें ए क्या हो रहा है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब ये जो दोनों एल हैं ये भी क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि एल क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो उसका जो वे है वो आपका कितना है 1 वे ही है। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये तो क्या है, ये कौन सा केस है कि जब आपके एल क्या होते हैं, साथ में होते हैं। अब आपको वो केस निकालना है कि जब एल कभी भी साथ में नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, टोटल केसेस में से जब एल टुगेदर होकर होते हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 7560 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 7560 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7560 माइनस 1680 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5880। देखिए मैं कैलकुलेशन में इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ। तो कैलकुलेशन जैसी चीज़ तो आपको ये क्या है कि खुद ही अपने आप कर लेनी चाहिए। ओके,
तो इसलिए मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कर सकूँ, आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर सकूँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए रैंडम है, ये आपके सामने एक वर्ड है, इसके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो तो ठीक है, इसको आपने डिक्शनरी के क्रम में आपने लिखा। आप जानते हैं ना डिक्शनरी में आप कैसे लिखते हैं, आपके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ठीक है ना, पहले ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आपके डिक्शनरी में जिस तरह से लिखे जाते हैं वर्ड, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है इसमें, अगर मैं इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज करूं, तो इसमें आपको बताना है कि भाई रैंडम की रैंक क्या होगी, इसकी क्या रैंक आएगी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ओके, आप रैंडम को अरेंज करो। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है इसमें सबसे पहला जो जो जिसका डिक्शनरी में स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके होंगे ए से स्टार्ट। अब ए से स्टार्ट होंगे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, ए के बाद आने वाले कितने वर्ड हो सकते हैं, तो एक्चुअली उनके वे कितने हो जाएंगे, कितने हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल एक्चुअली कितना होता है 120। तो सबसे पहले आपके कितने से स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। ओके, इसके बाद ए के बाद कौन आता है, ए बी सी डी, इसके बाद डी से स्टार्ट होंगे। तो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, तो वो भी कितना हो जाएगा 1। अब डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब इसके बाद एम से स्टार्ट होगा, फिर एम में भी ये चलेगा, कितना होगा 5 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया 120। एम के बाद आता है एन, एन के भी कितने वे होंगे 120। फिर इसके बाद आपका आएगा एम एन, फिर इसके बाद आएगा ओ, ठीक हो गया, ओ का भी आपका कितना होगा 120। इसके बाद आ जाएगा आपका पी क्यू, उसके बाद आ जाएगा आपका आर। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए क्योंकि हमें किसकी निकालनी है, आर से, हमें यहीं से इसकी रैंक निकालनी है, तो आर से हमें पता लग गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गए। अब देखिए आर के बाद, ठीक है हमारा तो ये वर्ड हो गया। अब आर के बाद अब इसको ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, आर के बाद जैसा डिक्शनरी में होता है सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल वर्ड कौन होगा, आर ए, ठीक हो गया, आर ए भी यहाँ दिख रहा है, ठीक हो गया। अब आर ए, तो ठीक हो गया, आर के बाद ए ही आना चाहिए, पहला वर्ड ये। अब ए के बाद यहाँ पर पहला डिक्शनरी वर्ड कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, बी, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी। तो आर ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब आर ए डी इससे पहला होगा, तो यहाँ पर डी है आपका, क्योंकि यहाँ पर डी है तो आर ए डी, तो यहाँ पर आर ए डी को ले लिया। अब इसके बाद कितने बचे, 1 2 3, तो इनको अरेंज किए कितने वे होंगे 3 फैक्टोरियल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आर ए, आर के बाद डिक्शनरी का जो वर्ड है वो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ए, ठीक है, यहाँ पर ए भी दिख ही रहा है। अब उसमें देखिए एन नहीं हो सकता, क्योंकि एन की जो रैंक होगी वो क्या होगी, पीछे होगी। तो यानी कितने से होना चाहिए, आर ए डी से होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब इसके बाद आर ए, अब डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए आप देख सकते हैं कि एम पहले आता है, तो फिर इसके बाद जो डिक्शनरी का वर्ड होगा क्या होगा, एम से स्टार्ट होगा। तो एम, आर ए एम, तो उसके भी कितने वे होंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एम एन, अब आप देख सकते हैं एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो ठीक हो गया। तो यानी आपको आर ए एन तो मिल गया, ठीक है ना। अब एन के बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, एन के बाद क्या आना चाहिए, ऑफकोर्स पहले देखेंगे ए आना चाहिए, ए है यानी, ठीक है, ए बी सी डी। तो आप देख सकते हैं कि डी यू एम में सबसे पहला क्रम किसका आएगा, डी का आएगा, ठीक हो गया, यानी डी तो आ गया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि पहले ओ आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो कौन आता है, पहले आता है एम आता है, तो यानी एम। तो एम के बाद क्या आना चाहिए, ओ आएगा, तो इसका एक वे हो गया। और इसी तरह से आपका आ जाएगा आर ए एन डी ओ एम, ये आपका डिक्शनरी का वर्ड होगा जिसका एक। तो यहाँ पर से अगर आप काउंट करें तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपकी 1 2 3 4 5 12 पंजे आपका कितना होता है 60, यानी हो गया 600। और ये आपका क्या है 6 और 6 12 13 14, यानी
614। अगर हम यहाँ से अगर हम इसको अरेंज करें तो जो रैंडम की जो रैंक आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 614 आएगी, यानी 614 आएगी। ओके देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। आपको रैंडम को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, इसके जितने भी लेटर्स हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, और उसमें आपको बताना था कि भाई रैंडम की रैंक क्या होगी। तो जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो आप जो पहला लेटर है पहले उससे देखते हो, तो वो स्टार्ट होगा ए से, तो फिर ए का आएगा, इसमें डेफिनेटली जो ए से स्टार्ट होगा उसमें तो रैंडम आ नहीं सकता, फिर डी के हो गए, फिर एम के हो गए, एन के हो गए, ओ के हो गए, तो अब आप देख रहे हो आर के, तो आर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमारा मेन है। आर के बाद आप एकदम से अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि रैंडम उसमें पहले निकल जाए, तो आर के बाद क्या आना चाहिए, पहला अल्फ़ाबेटिकल ए, वो भी है यहाँ पर, ठीक हो गया, तो आर तो हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एन नहीं होगा, तो एन से पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो फिर डी, तो उसके बाद के अरेंजमेंट देख लिए, ठीक है ना। इसके बाद आर ए डी देख लिया, फिर डी के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, क्योंकि फिर भी एन नहीं आएगा, तो एम के बाद के भी आपने देख लिए। अब इसके बाद आपने देखा भाई आर ए एन, अब अगला जो आएगा वो आर ए एन ही आएगा, डी, लेकिन यहाँ पर आप ओ नहीं आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो उसका एक वे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, रैंडम आ जाएगा, इनको सबको ऐड कर दो तो इसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, 614। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, इन हाउ मेनी वे कैन 5 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 5 पर्सन है, उनको आपने सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। ओके पहला, तो ठीक है 5 पर्सन, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 5 पर्सन है, अगर वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं तो उसके जो वे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल है, तो कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। जिसका दूसरा पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दिस अरेंजमेंट विल टू पर्टिकुलर पर्सन बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ठीक हो गया, इसका मतलब है कि जो दो पर्सन है वो हमेशा क्या रहें, साथ रहें। फिर वही वाली बात है, इन दो को आप क्या बना दो, एक बना दो, ठीक हो गया। तो आप टोटल कितने वे होंगे, 1 2 3 4, तो 4 लोग हो गए, तो 4 अगर सर्किल में लोगे तो उसके वे कितने हो जाएंगे बताओ, 4 - 1 फैक्टोरियल। तो 4 - 1 फैक्टोरियल, लेकिन जो दो हैं वो आपस में भी क्या कर सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक्चुअली कितना आ गया आंसर, 12 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन सिट अराउंड अ टेबल so that all shall not have the same neighbor in any two arrangements। ठीक हो गया, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा वही वाला है, लेकिन इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा। इसमें आपका जो क्या होगा कि इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे सपोज करो आपके 7 पीपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आपसे ये कह रहा है कि 7 पीपल को इस तरह से बैठाना है कि किसी भी एक अरेंजमेंट में उनके जो नेबर हैं वो सेम ना रहें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसी भी दो अरेंजमेंट में सेम नेबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप इसको ध्यान में रखेंगे कि आप देखिए जैसे ये है, इसका नेबर यहाँ है, तो अगर ये हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है ना, तो सपोज करो मैं इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, सपोज करो ये दोनों B1 B2 हैं, तो ये B2 अब यहाँ वाले अरेंजमेंट में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि अगर हम इसको यहाँ से हमने इधर की तरफ को ले लिया है तो ये B2 अब दोबारा इधर की ओर को नहीं आना चाहिए। तो सीधा सीधा सा मामला है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपका सेम ही रहेगा। ओके यानी ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपका क्या है कि आपके टोटल कितने 7 है, तो उसको अरेंजमेंट के कितने हो जाएंगे, 7 - 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 - 2 आपका कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 360। ये ध्यान में रहे कि अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे सपोज करो B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, जैसे सपोज करो एक अरेंजमेंट आपका ये है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 सपोज करो, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको यहाँ से अगर हमने ये ले लिया तो अब अगला जो है वो B1 B2 नहीं हो सकता, वो इधर से नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक नेबर अगर इसके यहाँ पर आ गया तो अब वो दूसरी तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में सीधी सी बात है भाई, एंटी क्लॉकवाइज और अगर हम इसको यहाँ पर भी लेंगे उसको भी हम सेम ही मानेंगे।
तो ये वही केस है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपका क्या है, दोनों सेम रहेगा, यानी उसको डिफरेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, जरा इसको देख लेते हैं। देयर आर 5 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज टू डाइन एट अ राउंड टेबल, in how many ways can they sit themselves so that no two ladies are together। अब देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, अभी तक हम लीनियर में कर रहे थे, अभी हमें किस में देखना है, राउंड टेबल में देखना है, ठीक है ना। तो आपके पास कितने हैं, 5 जेंटलमैन है, तो देखो जेंटलमैन को भाई बना दो, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसको, और देयर आर 4 लेडीज़, देयर आर 4 लेडीज़। अब 4 लेडीज़ को इस तरह से करना है कि नो 2 लेडीज़ आर टुगेदर, तो सीधी बात है वो कहाँ बैठेंगी, इनके मिडिल में, यानी ऑल्टरनेट में बैठेंगी, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक हो गया ना। तो आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं, आपके पास हैं 5 सीटें, और आपके पास लेडीज़ कितनी है, आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी लेडीज़ हैं आपके पास, 4 लेडीज़ हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं भाई 5 सीट्स में 4 लेडीज़, तो 5 सीट में 4 लेडीज़ को अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 5p4 × ओके। अब ये मैंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सर्कल में बैठे हुए हैं तो 5 है, तो उसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सर्कुलर में है। अगर ये लीनियर में होते तो कितने अरेंजमेंट होते, डेफिनेटली कितने होते, 5 फैक्टोरियल होते, तो ये कितने हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 5p4 × 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 5p4 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है आपका 4 फैक्टोरियल इंटू, ये एक्चुअली 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ नथिंग बट 2880। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से वही क्वेश्चन था, उस केस में आपका लीनियर था, इस केस में आपका सर्कुलर में है। तो आपको फिर से ध्यान देना है कि आपके पास 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस में के लिए आपके लिए 4 लेडीज़ अवेलेबल हैं, तो ये हो जाएगा 5p4 इंटू, और जो बाकी के जो बच्चे, अगर लीनियर होता तो कितने वे हो जाते, 5 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि सर्कल में बैठे हुए हैं तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया, 2880। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।